नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन तथा मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और साथ में वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले HPSSC के सभी एग्जाम में आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का HPSSC हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 171, द मंक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? आपके ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ। तो बताइए फ्रेंड्स, अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। इसके साथ देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उससे काफ़ी वो प्रभावित हुआ था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसका जो उल्लेख है अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है, यानी कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसके साथ अशोक का जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इसके अलावा देखिए, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये तीन नाम इन्हीं के हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में सहायता की थी। साथ में देखिए, ब्रह्मगुप्त जो हैं, ब्रह्मगुप्त ये एक महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने ब्रह्मा सफुट सिद्धांत या फिर ब्रह्मांड का उद्घाटन नामक ग्रंथ की रचना की थी। और बृहद्रथ जो थे ये अंतिम मौर्य शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या बिंदुसार। बताइए राइट आंसर क्या होगा, कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने ही कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, भारत आए थे। और बिंदुसार जो थे, बिंदुसार ये मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था और बिंदुसार को अमित्रोचेट्स, भद्रसार और सिंहसेन की उपाधियां प्राप्त थी। कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी बिंदुसार को? अमित्रोचेट्स, भद्रसार और सिंहसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्त शक वाज फाउंडेड बाय। गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? गुप्त शक या गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। बताइए राइट आंसर क्या होगा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और कब की थी? 319-20 ईस्वी में। इसके साथ देखिए, शक संवत की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था। शक संवत की स्थापना की थी कनिष्क ने 78वीं शताब्दी में, 78वीं सदी में कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी। अब देखिए, गुप्त वंश जो था इसकी स्थापना किसने की थी? ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रथम ये जो शासक था और इसे महाराजा अधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। महाराजा अधिराज ये कहा जाता था चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त, ये वाली उपाधियां प्राप्त थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य, देवराज और देवगुप्त। साथ में देखिए, समुद्रगुप्त ये गुप्त शासक का दूसरा शासक था और इसे कविराज, अश्वमेघ यज्ञकर्ता, भारत का नेपोलियन, ये वाली उपाधियां प्राप्त थी। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। देखिए, मेहरौली का जो लौह स्तंभ था दिल्ली में, मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप शेयर करें प्लीज़ इसका आंसर। मेहरौली का लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में है, किसने इसको बनवाया था, किसने इसका निर्माण करवाया था? साथ में देखिए, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? महेंद्र द्वितीय के नाम से कुमारगुप्त को जाना जाता था। और गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं कुमारगुप्त के। सबसे ज़्यादा अभिलेख गुप्त शासकों के, सबसे ज़्यादा अभिलेख जो हैं वो है कुमारगुप्त के। हूणों का आक्रमण जो हुआ था ये कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन को किसने हराया था? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन या शशांक। बताइए राइट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था और इसका उल्लेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इसमें मिलता है। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। इसी में इसका उल्लेख मिलता है कि उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट।
दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रामेश्वरम, कांची, मदुराई या श्रवणबेलगोला। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन सन्यासी भद्रभाव के साथ अपने अंतिम दिन बिताए थे। और मेगास्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूंस टॉम्बास। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मान सिंह, बैरम खान, मीराक मिर्ज़ा या अबुल फजल। बताइए राइट आंसर, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन? तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था मीराक मिर्ज़ा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। देखिए हुमायूं का मकबरा जो था ये दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया था। कहाँ पर है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है। और किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। इसके साथ देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है ये। कौन सा मुगल शासक था जिसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? तो ये नियम बनाया था हुमायूं ने। इसके अलावा देखिए हुमायूं की सौतेली बहन गुलवदन बेगम जो थी उसने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? उसकी सौतेली बहन गुलवदन बेगम ने। अबुल फजल जो थे, अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे अबुल फजल। और बैरम खान अकबर के वजीर थे। इन्हीं के संरक्षण में ये पले बड़े थे। साथ में मान सिंह और अबुल फजल ये दोनों ही देखिए अकबर के नवरत्नों में से थे। दोनों ही मान सिंह और अबुल फजल ये अकबर के नवरत्नों में से थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वाज रेफर्ड टू एज। शिवाजी के शासन में किसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था? ऑप्शन है धार्मिक मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री। बताइए राइट आंसर, शिवाजी के शासन में किसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था? तो ये किया जाता था मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। इसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था शिवाजी के शासनकाल में। देखिए शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इसके अलावा शिवाजी के प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वह थी अष्टप्रधान, यानी कि उनके 8 मुख्यमंत्री जो थे ये थी शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता, अष्टप्रधान जो थे। इसमें देखिए मजूमदार या अमात्य जो थे ये कहा जाता था वित्त एवं राजस्व मंत्री को। वित्त एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था मजूमदार या अमात्य। दवीर या सुमंत ये कहा जाता था विदेश मंत्री को। दवीर या सुमंत विदेश मंत्री को। और बाकियानवीस ये कहा जाता था गृह मंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट। गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया था 1918 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? इंडियन मिल ओनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड द फेमस INA ट्रायल्स। किसने सुप्रसिद्ध INA विचारण की वकालत की थी? ऑप्शन है भूलाभाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या C राजगोपालाचारी। बताइए राइट आंसर, INA विचारण की वकालत किसने की थी? तो INA विचारण की वकालत की थी भूलाभाई देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। INA फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना परीक्षण पर PK सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श ढिल्लों पर नवंबर 1945 में लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। किसके विरुद्ध? PK सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श ढिल्लों पर लाल किले में ये मुकदमा चलाया था 1945 में। तो जिसकी वकालत बचाव पक्ष की ओर से की थी भूलाभाई देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना इनके साथ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए मैजनी, कैवूर, गैरीवाल्डी या बिस्मार्क। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ होती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना होती है बिस्मार्क के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। साथ में इन्हें क्या कहा जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 या कहीं पर भी नहीं।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए प्रस्तावना जो दी गई है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जो थे जोड़े गए थे। इसके साथ N.A. पालकीवाला जो थे, N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र या फिर सर्कुलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। साथ में भाग 3 जो दिया गया है, भाग 3 में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। यह है भाग 3 में। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 368 जो दिया गया है, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित वर्णन मिलता है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज डेवलप्ड इन। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली डैश में विकसित की गई थी। आपके ऑप्शन है स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर यूएसए। तो बताइए वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली जो थी ये कहाँ विकसित की गई थी। तो ये वाली प्रणाली विकसित की थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। कौन सा विषय राज्य सूची में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके ऑप्शन है कृषि, आपराधिक कानून, शिक्षा या फिर रक्षा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए कृषि जो है हमारा राइट आंसर होगा। कृषि जो है राज्य सूची में सम्मिलित है। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। एक संघ सूची, उसके बाद देखिए राज्य सूची और तीसरी जो है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों का विवरण मिलता है संविधान की 7वीं अनुसूची में। अब देखिए इनमें कौन कौन से विषय आते हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सूचियों से रिलेटेड। देखिए पहली सूची जो है संघ सूची, इसमें लगभग जो है वर्तमान में 100 विषय हैं। तो इसमें जो मुख्य विषय हैं देखिए रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीज़ा, डाक तार, बैंक, बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग, टेलीफोन, जनगणना, निगम कर आदि। ये वाले विषय जो हैं ये हैं संघ सूची में। उसके बाद दूसरी जो सूची है वो है राज्य सूची। तो राज्य सूची में देखिए कौन कौन से विषय, एक तो कृषि हो गया, कृषि, कानून व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, बाजार, मेले, कृषि, आय पर कर, भूमि व भवन कर आदि। ये वाले विषय जो हैं ये हैं राज्य सूची में सम्मिलित हैं। इसके साथ देखिए समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में 52 यानी कि 52 विषय हैं, जिनमें मुख्य विषय हैं दंड विधि, विवाह, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, आपराधिक कानून। ये वाले आदि विषय जो हैं समवर्ती सूची में हैं। तो राज्य सूची में देखिए 61 विषय राज्य सूची में है, संघ सूची में 100 यानी कि 100 विषय संघ सूची में है, और समवर्ती सूची में है 52 52 विषय समवर्ती सूची में है। अब देखिए राज्य सूची के जो विषय हैं इसके ऊपर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची के जो विषय हैं इसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं इसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार है दोनों ही कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड। 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन हुआ था उससे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निर्मित हुए थे। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। साथ में देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यसभा का कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। प्लीज़ शेयर करें इसका आंसर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है। ऑप्शन है 4 माह, 6 माह, 8 माह या 9 माह। बताइए राइट आंसर क्या होगा। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है। तो ये अंतराल होता है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 6 मंथ। देखिए संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा जो होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ शेडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स। सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है। ऑप्शन है 2,
3, 4 या फिर 5? बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई जो है वो 2 भागों में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और कई बार क्वेश्चन देखिए ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स कब होता है? ये होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब होता है ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा? किस देश या देशों में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये कौन सी कृषि होती है? खेतों को या ज़मीन को साफ करके वहीं पर मतलब उनको पौधों को जला दिया जाता है, तो ये वाली कृषि जो है ये कृषि की एक पद्धति है। तो कौन से देशों में इसे मिल्पा कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, वेनेजुएला, ब्राज़ील, मध्य अमेरिका या मैक्सिको और मध्य अमेरिका। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कौन सा वर्षा जल संचयन के मामले में गलत है? वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी जो है एक गलत है? ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह जल स्तर को बढ़ाने में सहायक है, यह प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है, यह जल संरक्षण का एक तरीका है, या फिर यह पानी की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सहायक है। तो इनमें से जो स्टेटमेंट गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी वाली, यह प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? ऑप्शन है लाल समुद्र, भूमध्य सागर, अरब सागर या काला समुद्र। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए अटलांटिक महासागर जो है ये विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। और यह जो है ये एस अक्षर के आकृति के जैसा है, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकृति के जैसा है अटलांटिक महासागर। और इसका जो गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको। इसकी गहराई है 8,848 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के जितनी। सैंडविच गर्त ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और धाराओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अटलांटिक महासागर में जो धाराएं चलती हैं वो हैं गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म धारा है, और लेब्राडोर ये ठंडी धारा है, और कनारी ये ठंडी धारा। ये धाराएं जो हैं ये अटलांटिक महासागर में चलती हैं। इसके अलावा देखिए जो अन्य जल डमरू हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। देखिए मलक्का जल डमरू मध्य ये जोड़ता है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। पाक जल डमरू मध्य ये जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। सुंडा जल डमरू मध्य ये जोड़ता है जावा सागर और हिंद महासागर को। यूकाटन जल डमरू मध्य ये जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपस में। इसके अलावा देखिए बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य जो है ये जोड़ता है लाल सागर और अदन की खाड़ी को। डेनमार्क जल डमरू ये जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को। फ्लोरिडा जल डमरू देखिए ये जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन? साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी है, ये केरल में ही स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसी के नाम से है। और साइलेंट वैली जो है केरल के नीलगिरी पर्वत में ये स्थित है। कौन से पर्वत में? नीलगिरी पर्वत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चीप मनी मीन्स? सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। सस्ती मुद्रा, चीप मनी मीन्स। तो सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की कम दर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग? कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है CRR, NEER, SLR या सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें से देखिए जो शब्द, जो पद जो बैंकिंग से संबंधित नहीं है वो है NEER। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। CRR, SLR और FD ये बैंक से संबंधित हैं। CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो, SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये NEER जो है, NEER की फुल फॉर्म होती है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट,
क्या फुल फॉर्म है इसकी? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह जो संबंधित है यह स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज। प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है। ऑप्शन आपके सामने, दो विन व्यक्ति पर है, समान व्यक्ति पर, अन्य कोई व्यक्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात किस पर है? तो ये है ऑन सेम पर्सन, समान व्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। अब देखिए, करों से या टैक्स से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित। तो इसी से रिलेटेड वीडियोस का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस वीडियो के माध्यम से आसानी से एक ट्रिक दिया गया है, आप इन करों को याद कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। एंजाइम्स आर, किण्वक है, तो एंजाइम्स क्या हैं? देखिए ऑप्शन है सूक्ष्म जीव, प्रोटीन्स, और कार्बनिक यौगिक या मोल्ड। बताइए एंजाइम्स क्या हैं, किण्वक क्या है? तो एंजाइम जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। पेनिसिलिन डैश से पृथक किया जाता है। ऑप्शन है फंगी, एल्गी, वायरस या बैक्टीरिया। तो बताइए पेनिसिलिन जो है किससे पृथक किया जाता है, ये किससे आइसोलेट किया जाता है? तो ये किया जाता है फंगी से, क्वक से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग मिरर इज, शेविंग दर्पण है, तो शेविंग दर्पण जो वो कौन सा दर्पण है? कनकेव है, कन्वेक्स, प्लेन या पैरावाइलेट। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो शेविंग दर्पण, शेविंग मिरर जो है एक कनकेव या अवतल लेंस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इस रूप में कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, पीड़ानाशक, संवेदनाहारी, मलेरिया रोधी या प्रतिजैविक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं हम संवेदनाहारी, एनेस्थेटिक में एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान, तब क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है बेहोशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ SRV ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020-21। वर्ष 2020-21 में भारत के जन्म केस में लिंग अनुपात कितना है? 2020-21 में भारत में जन्म का लिंग अनुपात है 937। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 937। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द ड्राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर वीमेन 2021। करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2021 का। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो ये किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।